अरे एक मिनट रुक जाओ मेरी माँ आया। अब जस्ट समय वही आ रहा है। ज्वाइन हो गई बस चलेगा। हाँ, बस वो रिकॉर्डिंग के लिए अपने को चाहिए बाकी नहीं चाहिए। आई 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 yes. तेरी भी आ रही है। हाँ ओके नाउ कमिंग बैक टू म्यूनी बॉन्ड अगेन। भाई चालू करके छोड़ दे वॉइस वापस ऑन बस छोड़ दे साइड में। ओके म्यूनी बॉन्ड ओके। अब म्यूनी बॉन्ड सबसे पहले ना बैंगलोर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इट वाज द फर्स्ट टू इशू द म्यूनी बॉन्ड एंड उसके बाद म्यूनी बॉन्ड जब इशू हुई तो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई तो सेबी ने अपने गाइडलाइंस और अपने रेगुलेशन स्टार्ट किए म्यूनी बॉन्ड के रिलेटेड। तो सेबी के रेगुलेशन 2015 में आए थे म्यूनी बॉन्ड के रिलेटेड। बस इतना ही है कि म्यूनी बॉन्ड गवर्नमेंट या उसकी एजेंसी इशू करती है। इट इज सिमिलर टू एनी अदर ऑर्डिनरी बॉन्ड बट फर्क यही होता है कि गवर्नमेंट एजेंसी इशू करती है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है अपना अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये सारे के सारे जो भी अपना अभी भी अपने पढ़ रहे हैं ना ये एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर स्पेसिफिक चैप्टर। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का भी पूरा का पूरा चैप्टर है। तो बेसिक ओवरव्यू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का ये है कि बड़े बड़े लोग प्राइवेट इन्वेस्टर्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वो एक पूल ऑफ फंड बनाते हैं और वो फंड में पैसे लगाते हैं और ये फंड आगे कंपनीज में पैसे लगाता है। जैसे म्यूचुअल फंड क्या काम करता है कलेक्टिव पूल ऑफ इन्वेस्टर है लोगों से पैसे ले रहा है फिर आगे कहीं और लगा रहा है। सेम इज द वर्क ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बट ये फर्क क्या है ये जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहा है प्राइवेट फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहा है पब्लिकली इन्वेस्ट नहीं कर रहा। फर्स्ट स्टार्ट होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो एआईएफ सेबी रेगुलेट करता है एआईएफ को एंड Indian entrepreneur need private equity and debt portion to meet their capital need of growth, restructuring, turnaround or startup plan. The main providers of the capital are private equity and venture capital fund, which are channelized through AIF. Alternative Investment Fund प्राइवेट इक्विटी प्रोवाइड करता है। मतलब ये आईपीओज और एफपीओज में इन्वेस्ट नहीं करते ये साइड में जाके कंपनी के प्रमोटर में ही खुद पैसे इन्वेस्ट करते हैं बाय प्राइवेट पूल ऑफ फंड। और ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के ही वन ऑफ द टाइप्स है हमारा प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड्स। Given that such capital is in the short supply, India is a favorable policy and regulatory environment is essential. AIF in India are regulated by SEBI. तो AIF को पूरा का पूरा सेबी रेगुलेट करता है उसके साथ साथ कुछ और मिनिस्ट्रीज रेगुलेट करती है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया ये भी AIF के रिलेटेड आरबीआई भी कुछ लॉज रूल्स रेगुलेशन बनाता है बट कंप्लीट रेगुलेशन तो सेबी ही करती है। नेक्स्ट है सेबी ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रिलेटेड रेगुलेशन निकाला है एंड रेगुलेशन का ईयर है दैट इज 2012। The SEBI has notified SEBI Alternative Investment Fund Regulation 2012, a comprehensive regulatory framework for regulating the private pool of capital. अब next में last वाला paragraph, the AIF aim to regulate the fund involving in the pooling or raising the private capital from the institutional investor or high net worth individual. High net worth investor. High net worth investor कौन से होते हैं? और कुछ हाँ हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनके मिनिमम नेटवर्थ एटलीस्ट 5 करोड़ होती है वैसा पॉइंट है। और वो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर ये लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते ये किस में इन्वेस्ट करते हैं एआईएफ में इन्वेस्ट करते हैं और एआईएफ आगे जाके कंपनीज में इन्वेस्ट करती है वैसा। नेक्स्ट पेज। अब वापस बताया भाई कि एआईएफ होता क्या है। दैट इज एआईएफ मींस अ फंड एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया which is a privately pooled investment vehicle which collect fund from sophisticated investor। मतलब एकदम सूट वूट पहने वाले इन्वेस्टर होने चाहिए जो एआईएफ में इन्वेस्ट करे और एआईएफ आगे इन्वेस्ट करे। सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स वेदर इंडियन और फॉरेनर। तो एआईएफ कहीं से भी पैसा रेज कर सकता है कहां से इंडिया से भी पैसा रेज कर सकता है फॉरेनर से भी पैसा रेज कर सकता है। नेक्स्ट आता है सेबी के एआईएफ रेगुलेशन।
अब यहाँ पे बोला है कि एआईएफ ट्रस्ट के फॉर्म में हो सकता है, कंपनी के फॉर्म में हो सकता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के फॉर्म में हो सकता है, एंड इवन अ बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट सेम होता है, डिफरेंट होता है? बॉडी कॉर्पोरेट में एलएलपी भी आ सकता है। ओके, सी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ जो भी कंपनीज अपने कंपनीज एक्ट से बनी होती है 2013 से, वही कंपनीज आती हैं। बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी के अलावा भी कोई भी ऐसी लिमिटेड लाइबिलिटी एंटिटी जो दूसरे एक्ट से भी फॉर्म होती है, जैसे एलआईसी है, तो वो एलआईसी एक्ट से बनी हुई एंटिटी है, तो वो भी हमारी बॉडी कॉर्पोरेट है, वो उसको हम कंपनी नहीं बोल सकते। तो बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म एंड कंपनी हमारा नैरोअर टर्म हो जाता है। अब एआईएफ की डेफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट विच इज अ प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, वापस रिपीट किया हुआ है। एंड अगर आप एआईएफ हो तो म्यूचुअल फंड का भी तो यही काम होता है ना, पैसे लेना और दूसरों में इन्वेस्ट करना। तो ये बोला है कि आप म्यूचुअल फंड नहीं होने चाहिए या फिर आप कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं होने चाहिए, तभी आप एआईएफ हो सकते हो, क्योंकि इनके लिए इनके अलग लॉज रूल्स रेगुलेशन है, उनपे एआईएफ अपना एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कौन सी चीजों को अपने एआईएफ नहीं बोल सकते। तो इट माइट बी एन इंडिविजुअल आंसर ऑन इट्स ओन कि क्या क्या चीजें एआईएफ में अपनी कवर्ड नहीं होती। तो पहला बोला है फैमिली ट्रस्ट, जो भी हम फैमिली ट्रस्ट क्रिएट करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, वो एआईएफ में नहीं आता। सेकेंड पॉइंट बोला है ईसॉप का ट्रस्ट, ईसॉप में भी ट्रस्ट क्रिएट होता है या नहीं? दो रूट्स होते हैं ईसॉप के, कौन कौन से? डायरेक्ट रूट और थ्रू ट्रस्ट रूट होता है। तो ईसॉप का भी ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, दैट डज नॉट मीन वी आर क्रिएटिंग एन एआईएफ। नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, जो ग्रेजुएटी पेंशन फंड के लिए कंपनी ट्रस्ट क्रिएट करती है, अपने एम्प्लॉय का पैसा डालती है, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। होल्डिंग कंपनी, देन अदर स्पेशल पर्पस व्हीकल, other special purpose vehicle not established by the fund manager, including the securitization trust regulated by the specific regulatory network। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल भी हमारे एआईएफ में नहीं आते। और दूसरा सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, हमारे पूरा का पूरा चैप्टर सिक्योरिटाइजेशन पे होगा, असेट रिकंस्ट्रक्शन पे होगा। तो ये सारे टर्म्स आई नो अब भी नहीं समझ आएंगे, बट एट द एंड जैसे जैसे हम चैप्टर्स पे प्रोसीड करेंगे इट वुड बी मोर क्लियर। तो फर्स्ट चैप्टर अपना जस्ट नथिंग बट एन ओवरव्यू, कि हम आगे वाले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो एटलीस्ट हमें इन टर्म्स के बारे में थोड़ी बैक नॉलेज है, कि वो सारे टर्म्स अपने को नए नए लगे, थोड़े फेमिलियर लगे, उसकी वजह से। नेक्स्ट आता है फंड मैनेज्ड बाय द securitization company or reconstruction company, any other fund which is directly regulated by regulators in India। उसके बाद बोला कोई भी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी फंड मैनेज कर रही है तो दैट वुड नॉट बी एआईएफ, एंड एनी अदर फंड जिनके अलग से रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं वो भी अपना एआईएफ में कवर्ड नहीं होता। नेक्स्ट अपना आता है दैट इज की एक्सपेक्ट पर्टेनिंग टू द एआईएफ। पहले all the AIF must state its investment strategy in the placement memorandum। प्लेसमेंट मेमोरेंडम इज काइंड ऑफ एन ऑफर डॉक्यूमेंट, जिसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि हम आपसे पैसा ले रहे हैं तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का ऑब्जेक्टिव है, या फिर ऐसी कंपनीज जो ग्रो हो चुकी हैं, जो अपने डेवलपमेंट स्टेज में है, उनमें इन्वेस्टमेंट करने का ऑब्जेक्टिव है। तो प्लेसमेंट मेमोरेंडम में हमें अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियरली स्टेट करना है। सेकेंड पॉइंट आता है द एआईएफ इन ऑल द कैटेगरी में रेज द फंड फ्रॉम एनी इन्वेस्टर वेदर इंडियन फॉरेन नॉन रेजिडेंट ओनली बाय द वे ऑफ इशुएंस ऑफ यूनिट। जैसे कि म्यूचुअल फंड आपको क्या इशू करता है? यूनिट। सीआईएस भी आपको यूनिट इशू करता है। तो सेम गोज विद एआईएफ। एआईएफ एक पूरा का पूरा फंड है, एंड इसमें जो भी पर्सन इन्वेस्ट करते हैं, भले वो इंडियन हो सकते हैं एंड दूसरे क्या हो सकते हैं, फॉरेनर्स हो सकते हैं। अब ये लोग पैसे दे रहे हैं इनको, एंड एआईएफ इन रिटर्न इश्यूज यूनिट टू देम। नेक्स्ट आता है मिनिमम कॉर्पस ऑफ एआईएफ विल बी 20 करोड़। मिनिमम आप एआईएफ बना रहे हो तो आपके पास मिनिमम फंड कितने होने चाहिए? 20 करोड़ होने ही चाहिए। उसके बाद हर इंडिविजुअल से जो इन्वेस्ट कर रहा है उससे आपको 1 करोड़ तो लेने ही है। लेकिन अगर आपका कोई रिलेटिव है इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय या फिर डायरेक्टर, तो उससे आप 1 करोड़ नहीं लेके मिनिमम 25 लाख लो तो भी चलेगा। तो मिनिमम कॉर्पस ऑफ एआईएफ, ये पॉइंट अपने को याद रखने वाले हैं। मिनिमम कॉर्पस इज 20 करोड़, और हर पर्सन जो इंडिविजुअली इन्वेस्ट करेगा ही वुड गिव 1 करोड़, बट इफ ही इज अ ऑफिसर और एम्प्लॉय और आर रिलेटेड टू अस इन एनी वे, देन वो 25 लाख मिनिमम अमाउंट। नेक्स्ट पेज।
That is corpus of the manager or sponsor is 2.5% or 5 crore, whichever is lower. In case of category first and second, double in the case of third AIF. आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक ही यही है, कैटेगरी ऑफ एआईएफ। तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड और थर्ड कैटेगरी। तो कैटेगरी फर्स्ट ऑफ एआईएफ में हमारा मैनेजर या स्पॉन्सर कितना इन्वेस्ट करेगा वो बताया हुआ है, मिनिमम कॉर्पस। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि 2.5% या फिर 5 करोड़, तो इतना इन्वेस्ट करना है। जैसे कि मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन था, सेम टू सेम यहाँ पे है कि कितना इन्वेस्ट होगा। तो जितना हमारा एआईएफ का पूरा कॉर्पस है उसका 2.5% या 5 करोड़, विच एवर इज लोअर, उतना इन्वेस्ट करना है। किसमें? कैटेगरी फर्स्ट का एआईएफ है या सेकेंड का एआईएफ है उसमें। और थर्ड में क्या हो जाएगा? डबल, दैट मीन्स 5% और 10 करोड़, विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट आता है कितने इन्वेस्टर हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स। मिनिमम नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना मैक्सिमम है, क्योंकि ये क्या होता है, प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है। बड़े बड़े लोग एआईएफ में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक लिमिट लगाई गई है कि हम 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर को लेंगे ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है रेजेस फंड ओनली बाय द वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। ये जो इनको यूनिट इश्यू करते हैं, इन यूनिट्स का आईपीओ और एफपीओ जैसा कुछ भी नहीं होता, ये प्राइवेट प्लेसमेंट से इश्यू होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट पता है सबको क्या होता है? सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ही हम ऑफर डॉक्यूमेंट भेजते हैं, प्लेसमेंट मेमोरेंडम भेजते हैं और वही एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है अनदर टॉपिक, दैट इज कैटेगरीज ऑफ एआईएफ। तीन कैटेगरी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी। पहली कैटेगरी में बोला है कि पहली कैटेगरी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो स्टार्टअप या एसएमई में इन्वेस्ट करते हैं, विच आर इकोनॉमिकली एंड सोशली डिजायरेबल। ऐसे प्रोजेक्ट जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है या सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इस टाइप के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होता है, एंड वो भी स्टार्टअप में या फिर एसएमई में। सेकेंड पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। यस, जनरली अनलिस्टेड कंपनी, ये ज्यादातर अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगा? अनलिस्टेड कंपनी। ये फर्स्ट के लिए है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पर बताया हुआ है इन्वेस्टमेंट इन द यूनिट ऑफ अदर एआईएफ। एक एआईएफ दूसरे एआईएफ में इन्वेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, ये फर्स्ट वाला पॉइंट है। तो अगर आपका एआईएफ फर्स्ट कैटेगरी वाला है तो यस, इट कैन इन्वेस्ट but not more than 25% of the investable fund in an investee company directly or through the investment in the unit of other AIF। मतलब आप एक AIF हो तो दूसरे AIF में आप इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं? अलाउड है या नहीं? कितना परसेंट? मैक्स है या मिनिमम है? मैक्सिमम 25% इन्वेस्टमेंट तक अलाउड है। नेक्स्ट बोला हुआ है दैट इज बोरो फंड। आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, तो आप तो पहले आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आप इंडियन या फॉरेनर से पैसे ले रहे हो और इनको यूनिट इश्यू कर रहे हो। अनदर आपके पास पैसे कहाँ से आ सकते हैं? आप किसी से बोरोइंग करो। तो आप कितने टाइम बोरो कर सकते हो वो बताया हुआ है। तो बोरो, यस, सॉरी, कैटेगरी फर्स्ट में बोरो फंड नो, एक्सेप्ट फॉर टेम्परेरी फंड रिक्वायरमेंट। आप जनरली कैटेगरी फर्स्ट वाले एआईएफ हो तो आपको जनरली बोरोइंग के लिए अलाउ नहीं किया गया, लेकिन आपका अगर टेम्परेरी पर्पस है, मतलब 30 दिन के लिए आपको पैसे चाहिए, उतने ड्यूरेशन के लिए चाहिए, तब तक आप बोरो कर सकते हो। तो ऐसा किया कि हमने 30 दिन के लिए पैसे बोरो किए, 31st को रीपेमेंट कर दिया, फिर वापस अगले महीने मुंह उठा के चले गए, वापस बोरोइंग कर ली। ऐसे तो साल में 12 बोरोइंग अपने आराम से कर सकते हैं ना। तो ऐसा अलाउ नहीं किया, क्योंकि अपना लॉ बनाते हैं ना, तो सबसे पहले इंडियंस क्या ढूंढते हैं? लूप होल्स ढूंढते हैं। तो अपनी बोरोइंग अलाउ की इसीलिए कि थोड़ा बहुत मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका फुलफिल नहीं हो रहा, देन यू कैन डू बोरोइंग। तो यहाँ पे भी लूप होल को कर्व करने के लिए उन्होंने बोला आप एक साल में सिर्फ और सिर्फ 4 टाइम्स बोरोइंग कर सकते हो, और वो भी बोरोइंग अप टू 30 डेज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए अगर आपको कहीं वर्किंग कैपिटल की नीड लग रही है, देन यू कैन ओनली बोरो। नेक्स्ट आता है टेन्योर, मिनिमम टेन्योर ऑफ 3 इयर्स। अब टेन्योर यहाँ पे जरूरी क्यों है? अच्छा, किसका टेन्योर बताया हुआ है? इनका टेन्योर है या इनका आगे वाला टेन्योर है? जस्ट रीड दैट पॉइंट। ओके, इस पूरे पॉइंट को रीड करो। कौन सा? यूनिट होल्डर का या आगे इन्वेस्टमेंट का? आगे इन्वेस्टमेंट का टेन्योर है। अब ये इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो ये छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं या कहीं बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं? बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा सिक्योरिटी मार्केट की तरह नहीं कि थोड़ा प्रॉफिट दिखा हमने अमाउंट निकाल लिया।
अगर आप किसी में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी कंपनी का स्टेक ले रहे हो, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो देयर इज अ मिनिमम टेन्योर, वो 3 इयर्स का है। एंड उसके बाद बोला हुआ है हम उसको 2 इयर्स और बढ़ा सकते हैं, बट हमें यूनिट होल्डर का अप्रूवल चाहिए। कितना? 2/3 ऑफ द यूनिट होल्डर का अप्रूवल चाहिए। ये अपना कैटेगरी फर्स्ट था। अब कैटेगरी सेकंड देखो क्या बोला हुआ है, विच डज नॉट कम अंडर कैटेगरी फर्स्ट एंड कैटेगरी थर्ड। बहुत अच्छे, नहीं बताते तो भी चलता अपने को। अब ये कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? दैट इज इन्वेस्टमेंट, ये प्राइमरली अनलिस्टेड कंपनी। तो ये हमारा सेम हो गया, कैटेगरी फर्स्ट भी अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करता है, कैटेगरी सेकंड भी अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट इन द यूनिट ऑफ एआईएफ, अलाउड है या नहीं? सेम टू सेम अपना डिटो वाला सेकंड वाला पॉइंट है। तो जो अपने पॉइंट कॉमन है ना, उसमें अपने को इतना इन्फ्लुएंस नहीं देना, क्योंकि लर्न करते टाइम ना जो कॉमन है वो साइड में रखना है, ये कॉमन है। फोकस कहाँ पे करना है? जो अनकॉमन होते हैं वहां पे। ओके, नेक्स्ट बोला है बोरोस फंड, ये बोरो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सेम एज कैटेगरी, सेम एज कैटेगरी। ओके, तो कैटेगरी सेकंड में सब कुछ डिट्टो कैटेगरी फर्स्ट जैसा ही है, बट उन्होंने बोला है जो कैटेगरी फर्स्ट में इंक्लूड नहीं होगा वो हम सेकंड में इंक्लूड कर देंगे वैसा। तो ये अभी इतना क्लियर नहीं होगा, जब हम एआईएफ वाला पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना। आई नो अभी काफी सारे डाउट्स होंगे, बट कीप योर हॉर्सेस अंडर योर कंट्रोल टिल वी कम ऑन एआईएफ वाला चैप्टर। देन कैटेगरी थर्ड एआईएफ, ये इन्वेस्ट करते हैं हमारे दैट इज डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसा बिजनेस जो थोड़ा रिस्कियर एंड पे होता है, जो बहुत डाइवर्स है या कॉम्प्लेक्स है, जिसमें नॉर्मली लोग पैसे डालने से डरते हैं, उस टाइप की स्ट्रैटेजीज या बिजनेस में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंड आता है ये कौन सी टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? अनलिस्टेड में तो करेंगे ही, लिस्टेड में करेंगे। So that is the point of demarcation between category third on one hand and category first and second on another hand. नेक्स्ट आता है अदर यूनिट ऑफ एआईएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट यहाँ पे लिमिट है, 25% से घटा के 10% अपने लिमिट कर दी है। नेक्स्ट आता है ये फंड बोरो कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो इन पे कोई लिमिट नहीं है, बट कंसेंट चाहिए अपने को इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ पे टेनियर क्या है? कोई मिनिमम टेनियर नहीं है। और अगर हमें टेनियर को और ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। अच्छा, फर्स्ट वाले में एक पॉइंट छूट गया था, मिनिमम टेनियर ऑफ 3 ईयर, क्लोज एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड क्या होता है? अच्छा, म्यूचुअल फंड में भी दो टर्म पड़े होंगे, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। क्या था? मार्केट से ओके, सी क्लोज एंडेड में ऐसा होता है, मिनिमम टेन्योर होता है, लॉक इन होता है। अगर म्यूचुअल फंड हमने क्लोज एंडेड में इन्वेस्टमेंट किया तो एक इन्वेस्टमेंट विंडो खुलेगी, उसी टाइम आप बेच सकते हो या खरीद सकते हो। ओपन एंडेड क्या, आज आपने खरीदा, लिक्विडिटी होती है ओपन एंडेड में, आपको कल बेचना है तो वो अलाउड है। ओपन एंडेड मतलब लिक्विडिटी है, कभी भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो। क्लोज एंडेड मतलब एक टेन्योर होता है, लॉक इन होता है, उसके बाद ही आप बेच सकते हो। तो फर्स्ट वाले एआईएफ में आपका क्लोज एंडेड स्कीम था, और सेकंड में भी ऑब्वियसली फर्स्ट ऐसा ही फॉलो होगा, तो भी क्लोज एंडेड स्कीम। थर्ड एआईएफ वुड बी ओपन एंडेड भी हो सकता है, क्लोज एंडेड भी हो सकता है। क्या? हाँ, सही है। हाँ, ओके, सी कुछ कुछ बिजनेसेस में लॉक इन होना सही है। जैसे अगर हम आज स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें तो स्टार्टअप इतनी जल्दी तो रिटर्न देता नहीं है, हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी शो करना पड़ेगा, वहां पे अपना लॉक इन सही है। लेकिन अगर कोई ग्रोइंग या डेवलपिंग बिजनेस है, वो फास्ट रिटर्न दे रहा है, तो वहां पे जनरली लोग लॉक इन प्रेफर नहीं करते, कि थोड़ा बहुत रिटर्न अपने को बना, अपन ने पैसे निकाल लिए और फिर कहीं और लगा दिए। सी अपनी स्टॉक मार्केट में मेन गलती क्या होती है, अपना अगर पैसे लगाते हैं, एक पीक पे आता है, फिर हम क्या सोचते हैं, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, फिर हम निकालेंगे। तो वहां पे अपनी ये स्ट्रैटेजी होती है, फिर वो वापस नीचे चला जाता है, फिर हमें अफसोस होता है कि उस पॉइंट पे हमने बेच क्यों नहीं दिया। तो हम ना पूरे साल में एक बार या मुश्किल से 2 बार पैसे रोटेट कर पाते हैं। ये लोग एआईएफ हैं, ये जैसे ही अपॉर्चुनिटी देखते हैं वैसे ही ये लोग पैसे रोटेट करना शुरू करते हैं। अपने क्या फोकस करते हैं, 10 से 100 बनाने का, ये लोग 10 से 30 बनाते हैं, 30 से 60, 60 से ऐसे फटाफट बना लेते हैं। वो पॉइंट होता है मेन। नेक्स्ट आता है हमारा वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल इज वन ऑफ द काइंड्स ऑफ एआईएफ ओनली। ये वेंचर कैपिटल शार्क टैंक में बहुत सुना होगा कि ये वेंचर कैपिटलिस्ट है, इनको इतना इन्वेस्ट करना है। ओके,
Now, venture capital. Venture capital is one of the innovative financing resource for a company in which the promoter has to give up some level of ownership and control of the business in exchange for the capital for a limited period, say 3 to 5 years. वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो जिसमें आप ओनरशिप ले रहे हो, लेकिन आपको ओनरशिप ज्यादा टाइम के लिए नहीं लेनी, सिर्फ 3 से 5 साल के लिए लेनी है। उसके बाद आप क्या ढूंढते हो? एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो। जैसे शार्क टैंक में वो लोग एक ही क्वेश्चन पूछते हैं बार बार शार्क्स की, हमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? इसमें तो हमें दिख ही नहीं रही एग्जिट अपॉर्चुनिटी। तो उनका मेन पर्पस यही होता है इन्वेस्टमेंट करना, बट लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जिससे वो कैपिटल एप्रिशिएट करके निकल जाए। तो वेंचर कैपिटल फंड भी इन्वेस्टमेंट करता है, बट उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? 3 से 5 साल तक के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, फिर हम एग्जिट ले लेंगे, फिर हम कहीं और इन्वेस्टमेंट कर देंगे। According to venture capital fund means an AIF. So venture capital is one of the kinds of AIF only. An AIF, which invest primarily in the unlisted security of a startup, emerging or early stage venture capital undertaking, mainly involved in a new product, new service, technology, IPR, etc., and shall not include an angel fund. अब वेंचर कैपिटलिस्टिक और एंजल फंड दोनों एआईएफ होते हैं। एंजल फंड की अलग डेफिनेशन है, वेंचर कैपिटलिस्ट की अलग डेफिनेशन है। वेंचर कैपिटलिस्टिक जनरली अनलिस्टेड कंपनी, स्टार्टअप या फिर आईपीआर ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, तो दे आर मोर ऑफ अ रिस्क टेकर पर्सन। नेक्स्ट आता है, अ वेंचर कैपिटलिस्टिक कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर that pool the investment focus within a certain parameter. The participant in a venture capital firm can be institutional investor. अब वेंचर कैपिटलिस्टिक में सेम होता है, एक काइंड ऑफ एआईएफ ही है ना। तो एक फंड होगा वेंचर कैपिटल फंड, और फंड के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट हम इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आज म्यूचुअल फंड के पास इतना पैसा है, कॉर्पस है, वो आगे कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? वो ऐसे वेंचर कैपिटल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे पेंशन फंड हो गया, पेंशन फंड में क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, तो गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आइडल पड़ा हुआ है, तो ये दे कैन बी एन इन्वेस्टर, और वो इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाते हैं। तो ये सारे लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? वेंचर कैपिटल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, और ये आगे इन्वेस्ट करेगा अनलिस्टेड स्टार्टअप या फिर हमारे न्यू सेक्टर्स में। Okay, the participant would be the institutional investor like pension fund, insurance company, and corporate or individual. Unlike bank, which seek return through the interest, venture capital seek capital appreciation. ये अंडरलाइन करके रखना, वेंचर कैपिटलिस्टिक का मेन मोटिव क्या होता है? कैपिटल एप्रिसिएशन। अच्छा, रिटर्न और कैपिटल एप्रिसिएशन आर द सेम और डिफरेंट? दो वर्ड्स हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड एक है वर्ड है कैपिटल एप्रिसिएशन। अलग अलग। रिटर्न क्या होता है? रेगुलर मिलता है। ओके, डिविडेंड और इंटरेस्ट हमारा रिटर्न होता है। तो रिटर्न मतलब हम सेफर साइड पे खेल रहे हैं, हमने कहीं इन्वेस्ट करके रखा है और हमें पीरियोडिक कुछ ना कुछ अमाउंट मिल रहा है। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब अगर हमने 100 लगाया है तो हम उससे 200 लेना चाहते हैं वापस, हमने जो कैपिटल लगाई वो बढ़नी चाहिए। तो मेन वेंचर कैपिटलिस्टिक का यही मोटिव है कि कैपिटल एप्रिशिएट हो, उनको रिटर्न में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है, जनरली वेंचर कैपिटल फर्म look for a return for 5 to 10 times the original investment. भाई अगर वो कैपिटल एप्रिसिएशन देखना चाहते हैं तो कितना, अपनी इन्वेस्टमेंट का 5 से 10 टाइम्स तक देखते हैं कि उतना उनको चाहिए ही है वैसा। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट। एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट में वही बोला है, दैट इज different venture group prefer different type of investment. Some specialized in seed capital, early expansion and other focus on exit financing. सीड कैपिटल या फिर अर्ली एक्सपेंशन क्या होता है? इनिशियल स्टेज। अगर हमारा प्रोजेक्ट सिर्फ हमारा डिजाइन पेपर तक ही लिमिटेड है, हमने उसका एक्चुअली में कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, तो वहां हमें जो पैसा चाहिए होता है दैट इज सीड कैपिटल। उसके बाद होता है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D वाला फेज। अब रिसर्च और डेवलपमेंट आर द सेम और डिफरेंट? रिसर्च एंड डेवलपमेंट दो वर्ड साथ में यूज होते हैं, सेम है या डिफरेंट है?
डिफरेंट है। रिसर्च इनिशियल स्टेज होता है, हमने रिसर्च करके प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, अब उसको उस प्रोडक्ट को और डेवलप कर रहे हैं, प्रोटोटाइप को डेवलप कर रहे हैं। तो फर्स्ट अपना स्टेज होता है सीड कैपिटल, फिर अपना स्टेज होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हर वेंचर कैपिटलिस्टिक का अलग अलग मोटिव होता है कि हमें सीड कैपिटल में इन्वेस्ट करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना है, या फिर हमें कोई कंपनी बंद हो रही है तो उस टाइम इन्वेस्ट करके रिटर्न लेके वापस निकलना है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देखनी है, वैसा मोटिव है। अब नेक्स्ट आता है अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग। तो अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग में पहला बोला है वही सीड कैपिटल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर आता है स्टार्टअप। अब स्टार्टअप वाला फेज कौन सा होता है? हाँ, स्टार्टिंग को 10 ईयर, वो तो अपनी डेफिनेशन है, बट बेसिकली स्टार्टअप क्या होता है? जो टेक्नोलॉजी, हाँ, जैसे पहले सीड कैपिटल हो गया, फिर अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, R&D के बाद जब हम प्रोडक्ट नया नया मार्केट में उतार रहे हैं, दैट इज आवर स्टार्टअप, वो अपना थर्ड स्टेज हो जाता है। तो अर्ली अगर इन्वेस्टमेंट में आप अर्ली आप टाइम में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो या तो आप सीड कैपिटल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि हमारा R&D के बाद होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग। सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग का मतलब, हाँ, सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग, हाँ, प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो गया, उन्होंने फाइनेंसिंग रेज कर लिया, फिर भी प्रोडक्ट इतना प्रॉफिटेबल नहीं हुआ कि हम प्रोडक्ट को और डेवलप कर सके, तो हमने फर्स्ट फाइनेंस तो ले लिया, अब हमें और फाइनेंस की जरूरत है, दैट इज आवर सेकेंड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग। नेक्स्ट आता है लेटर स्टेज इन्वेस्टमेंट। अब लेटर स्टेज में हम डेवलपमेंट के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक्सपेंशन के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बाय आउट। अब बाय आउट का मतलब क्या होता है? सॉरी, अक्वायर कर लिया, करेक्ट। अब एग्जिस्टिंग जो मैनेज कोई कंपनी है, उसका मैनेजमेंट उसको अभी कंट्रोल कर रहा है, हम उस मैनेजमेंट को ही खरीद लें जिससे कंपनी हमारे कंट्रोल में आ जाए, दैट इज नोन एज बाई आउट, कि हम एग्जिस्टिंग ओनर को ही खरीद लेते हैं। ना ना ना, अभी यहाँ पे वेंचर कैपिटल की बात हो रही है, और वेंचर कैपिटल में भी हम बाई आउट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कोई भी कंपनी चल रही है, उसके मैनेजमेंट को ही हमने खरीद लिया, तो दैट वुड बी बाई आउट। इसको रीड कर लेते हैं। बाई आउट, it refers to the transfer of management control by creating a separate business by separating it from the existing owner। हम एग्जिस्टिंग ओनर से कोई चीज ले लेते हैं, तो वो उसके कंट्रोल में नहीं रह के हमारे कंट्रोल में हो गई, तब हम उसको बाई आउट बोलते हैं। सेकेंड आता है हमारा टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब कोई सिक कंपनी है, कोई ऐसे डेटोरिएटेड कंपनी है जिसकी हालत बहुत खराब है, हमने उसमें इन्वेस्ट करके उसको रिवाइव कर दिया, उसको अपने टर्न अराउंड बोलता है। रीड कर लेते हैं। सच फॉर्म ऑफ द वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग इन्वॉल्व that is medium to high risk on a time scale of the source of corporate funding for 3 to 5 years. It involves buying the control of sick company which requires specialized skill in finance. Clear है? ओके, नेक्स्ट हमारा आता है एंजल फंड। तो हमने जब अभी वेंचर कैपिटल की डेफिनेशन देखी थी, तो उसमें एक्सक्लूड किया था कि एंजल फंड वेंचर कैपिटल में नहीं आते, क्योंकि एंजल फंड इज अनदर टाइप ऑफ एआईएफ। तो हमने एआईएफ पढ़ा, उसी का कैटेगरी पहला हमने देखा, दैट इज वेंचर कैपिटल, सेकेंड इज आर एंजल फंड। एनजीईएल और एलई? ईएल। आई एम वेरी बैड विद स्पेलिंग, और मैं बोलते बोलते भी स्पेलिंग रॉन्ग कर देती हूँ, मतलब आई कैन नॉट टॉक एंड टाइप एट द सेम टाइम, राइट एट द सेम टाइम, तो वो बेयर कर लेना। ओके, एंजल फंड, एज पर द सेबी एआईएफ रेगुलेशन, एंजल फंड मींस अ सब कैटेगरी ऑफ द वेंचर कैपिटल फंड अंडर कैटेगरी फंड ऑफ एआईएफ। एआईएफ में ही वेंचर फंड की सब कैटेगरी है हमारा एंजल फंड, that raises the fund from angel investor and invest in accordance with the AIF regulation। अब नीचे आता है एंजल इन्वेस्टर्स कौन है। तो एंजल इन्वेस्टर भाई एंजल इन्वेस्टर्स कौन हो सकते हैं? हाँ, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, उनको हम एंजल क्यों बोल रहे हैं? सॉरी, अर्ली स्टेज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, सी एंजल इन्वेस्टर्स आर दोज इन एंजल इन्वेस्टर्स, तो एक स्पेसिफिक एंजल इन्वेस्टर का यहाँ पे वैसा कोई अर्ली स्टेज और वैसा वाला कोई पॉइंट नहीं है, बट पॉइंट ये है एंजल इन्वेस्टर्स अप टू सर्टेन अमाउंट वो इन्वेस्ट करे ना, तब उनको एंजल इन्वेस्टर बोल रहे हैं। ऐसे उनको फालतू में जैसे टर्म्स देने देना, मसाला बॉन्ड वाले टर्म, तो सर उसके पीछे कोई मीनिंग नहीं है कि एक्चुअली में एंजल इन्वेस्टर उनको क्यों बोला गया। तो angel investor means any person who proposes to invest in angel fund and satisfy the condition
An individual investor that has net tangible asset of at least 2 crore. अंडरलाइन करके रखना कि आपको एंजल इन्वेस्टर कब बोलेंगे, जब आप एंजल फंड में इन्वेस्ट करोगे। और कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है उसके लिए बोला, आपकी नेट टैंजिबल एसेट होनी चाहिए 2 करोड़, एंड उसमें भी हम आपके प्लेस ऑफ रेजिडेंस को छोड़ेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे उसका वर्थ। नेक्स्ट आता है आपका अर्ली एंड आपके पास या तो अर्ली स्टेज का इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है, या फिर आपके पास अर्ली स्टेज का एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप सीनियर लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप आपके पास नॉलेज है, या फिर आप सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो जिसके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये इंडिविजुअल के केस में हो गया। तो इंडिविजुअल एंजल इन्वेस्टर कब हो सकता है, जब उसकी नेट टैंजिबल एसेट 2 करोड़ तक हो मिनिमम, एंड उसमें उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके साथ उसको फाइनेंशियल या तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, या फिर वो एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर है और 10 साल का एक्सपीरियंस है। ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपना। उसके बाद अपना आता है कि कॉर्पोरेट एंटिटी कब एंजल इन्वेस्टर हो सकती है। तो अगर उनका यहाँ पे नेटवर्थ 10 करोड़ का होता है तो हमारा बॉडी कॉर्पोरेट एंजल इन्वेस्टर हो सकता है, और एन AIF registered with SEBI AIF regulation or a venture capital SEBI registered under venture capital regulation। मतलब एंजल इन्वेस्टर कोई दूसरा AIF भी हो सकता है, कोई दूसरा वेंचर कैपिटल भी हो सकता है एंजल इन्वेस्टर। नेक्स्ट आता है अर्ली स्टेज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस। उसका मीनिंग क्या है, फालतू है ये, भले कट कर दो। नेक्स्ट अपना टर्म आता है प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी का क्या मतलब होता है? जो स्टॉक ट्रेड नहीं होते ना, करेक्ट। प्राइवेट इक्विटी का मतलब है ऐसे एसेट जो पब्लिकली ट्रेड नहीं हो रहे, हम उनको जाके खरीद रहे हैं, या ऐसे एसेट जो पब्लिकली ट्रेड हो रहे थे लेकिन हम प्राइवेटली प्रमोटर के पास जाके 1 to 1 बात करके उनको खरीद रहे हैं। आज आपको एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आपको पूरी की पूरी कंपनी खरीदनी है। मार्केट में कंपनी बिकती हुई दिख रही है क्या? नहीं, आपको खरीदनी है तो आप प्राइवेटली जाके कंपनी को खरीदोगे, उसके असेट्स को खरीदोगे, तो दैट वुड बी प्राइवेट इक्विटी। अदरवाइज अगर कोई भी असेट जो पब्लिकली ट्रेड हो रहा है उसको आप प्राइवेटली बातचीत करके नेगोशिएशन करके खरीद रहे हो, मतलब आप IPO FPO में ना इन्वेस्ट करते हुए डायरेक्टली प्रमोटर से ही बातचीत करके स्टेक खरीद रहे हो, तो दैट वुड बी प्राइवेट इक्विटी। हाँ, प्राइवेट प्लेसमेंट इज तो कि हम सामने से ऑफर कर रहे हैं कि आपको हमारी कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज खरीदने हैं या नहीं, वो प्राइवेट प्लेसमेंट। बट प्राइवेट इक्विटी में क्या हो रहा है, हम सिर्फ शेयर्स और सिक्योरिटी तक ही सीमित नहीं है, हम पूरा बिजनेस भी आपका खरीद सकते हैं। प्राइवेट इक्विटी इज अ टाइप ऑफ इक्विटी। इक्विटी यहाँ पे शेयर्स का इक्विटी मतलब फाइनेंस हुआ, शेयर नहीं हुए हमारे इक्विटी शेयर। फाइनेंस एंड वन ऑफ द एसेट क्लास दैट आर नॉट पब्लिकली ट्रेडेड ऑन a stock exchange. Private equity is essentially a way to invest in some asset that are not publicly traded, or to invest in a publicly traded asset with an intention of taking it private. समझ आया ये पॉइंट? ऐसे एसेट जो पब्लिकली ट्रेड नहीं हो रहे हम उसको खरीद रहे हैं, या ऐसे एसेट जो पब्लिकली ट्रेड हो रहे हैं उनको हम प्राइवेटली जाके नेगोशिएशन के थ्रू खरीद रहे हैं। अब unlike a stock, mutual fund and bond, private equity fund usually invest in more illiquid asset। जैसे कि पूरी की पूरी कंपनी हमने खरीद ली, एग्जाम्पल कंपनी। By purchasing company, the firm gain the excess of the asset and revenue sources of the company, which can lead to very high return and investment। ये छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट नहीं होते, बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं। और यहाँ पे अगर आपने किसी कोई कंपनी को खरीद लिया तो आपके पास दो चीजें आ गई, कंपनी के एसेट भी आ गए, और कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिटेबल हो रही है उनका रेवेन्यू भी आपके हाथ में आ गया। Next is private equity consists of investor and fund that make the investment directly into private company and conduct the buyout of the public company। अब buyout of the public company, buyout का मतलब अभी समझा था क्या है, मतलब किसी को अक्वायर कर लेना। अगर हम पब्लिक कंपनी का बाई आउट कर रहे हैं, मतलब पब्लिक कंपनी को जाके प्राइवेटली खरीद रहे हैं, तो अब पब्लिक कंपनी पब्लिक रहेगी या नहीं? नहीं रहेगी। तो बाई आउट जैसे ही पब्लिक कंपनी का होता है उसको डीलिस्ट होना पड़ता है। तो या तो आप प्राइवेट कंपनी को खरीद रहे हो या पब्लिक कंपनी का बाई आउट कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक कंपनी को डीलिस्ट होना पड़ेगा। दैट इज कंडक्ट बाई आउट ऑफ द पब्लिक कंपनी दैट रिजल्ट इनटू डीलिस्टिंग ऑफ द पब्लिक इक्विटी। नेक्स्ट आता है कैपिटल फॉर प्राइवेट इक्विटी इज रेज्ड फ्रॉम द रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड कैन बी यूज्ड टू फंड अ न्यू टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन एक्सेट्रा। The nature of the private equity consists of institutional investor and accredited investors. Okay.
अब नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी। कौन कौन सी टाइप की प्राइवेट इक्विटी हो सकती है? पहले होता है लिवरेज्ड बाय आउट। लिवरेज्ड बाय आउट का मतलब पता है? अच्छा, लेवरेज, हाँ बोरोइंग, ओके। लेवरेज का मतलब पता है सबको? बोरो करना, मतलब अपने गुडविल को कैपिटलाइज करना, वो अपना लेवरेज होता है। अब लेवरेज बाय आउट में क्या हुआ, आपने किसी पूरे के पूरी कंपनी को ही खरीद लिया, दैट वुड बी अ लेवरेज बाय आउट। रीड करते हैं। This refer to the strategy of making equity investment as a part of transaction in which the company business unit or business asset is acquired from the current shareholder, typically with the use of financial leverage. The company involved in this type of transaction that are typically more mature and generating operating cash flow. Okay. तो लिवरेज बाय आउट जनरली वही होता है कि हम अपनी गुडविल को कैसे कैपिटलाइज करते हैं। मतलब जैसे किंगफिशर ने क्या किया था, ओरिजिनली किंगफिशर ने अपना लिवरेज यूज करके ही पैसे रेज किए थे। तो जहां जहां से पैसे यूज, जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, अगर ये कहीं से भी आज पैसा रेज कर रही हैं, हम अगर नॉर्मल इन्वेस्टर कहीं से भी पैसा रेज करते हैं तो हमें उतनी बैंक में सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है या नहीं? अगर 10 लाख रुपए हमने रेज किए तो उतनी ही वर्थ की हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो ऐसा सिक्योरिटी एसेट डिपॉजिट नहीं करती। उनके तो रेवेन्यू देख के ही बैंक्स उनको लोन दे देते हैं कि हाँ ठीक है, इनका रेवेन्यू तो चल ही रहा है, तो रेवेन्यू अगर ग्रोइंग है तो ये हमारा पैसा पे ही कर देंगे। सेम काम यहाँ पे किंगफिशर ने किया था। उसने जो भी लोन लिया था वो अपना लेवरेज यूज करके ही लिया था। मतलब उसने असेट गिरवी नहीं रखा जिससे उससे ज्यादा उसने लोन ले लिया था। तो लेवरेज बाय आउट ऐसा ही होता है, अपनी पोजीशन का इन्फ्लुएंस का यूज करके, अपने लेवरेज, अपने अपर हैंड का यूज करके आप किसी चीज को खरीद रहे हो। नेक्स्ट आपका आता है प्राइवेट इक्विटी का पार्ट है, दैट इज वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल में वही जो हमने ऑलरेडी देखा कि आप लेस मैच्योर या फिर थोड़े स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट आता है ग्रोथ कैपिटल। ग्रोथ कैपिटल मतलब ऐसी कंपनी जो अपना स्टार्टअप में नहीं है, जो अभी ग्रोइंग स्टेज में है, आप उनमें इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज ग्रोथ कैपिटल। कंपनीज में ही इन्वेस्ट होता है कि हमारे ब्रांड में कुछ ऐसा भी अनयूजुअल थिंग्स में इन्वेस्ट, लाइक नोट्स, ऐसा कुछ। सॉरी, प्राइवेट इक्विटी में कम आ गया आपने? कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, नहीं पुराना कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, नहीं कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कोई भी बिजनेस में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी चलेगा। सिर्फ और सिर्फ जरूरी नहीं है कि कंपनीज ही हो वैसा। नेक्स्ट आता है हमारा REIT एंड इन्वेट। सो रियल एस्टेट इन, अच्छा एंड में जो प्राइवेट इक्विटी में लिखा हुआ है कि चैप्टर 11 में ये पूरा का पूरा टॉपिक अपना आएगा ही वापस। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रेट और इन्वेट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये भी एक ट्रस्ट है, तो ये इन्वेस्ट कहाँ करती होगी? रियल एस्टेट सेक्टर में, ऑब्वियसली सिंपल। इसका भी पूरा का पूरा अपना चैप्टर है। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। आज अपने को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, कैन वी डू दैट इंडिविजुअली? क्योंकि रियल एस्टेट बहुत कॉस्टली होता है। अगर अपने को पता है कि कोई लैंड की कॉस्ट 50 लाख रुपए है, फिर हम उसको रेंट पे हर महीने दे तो हमें 1 लाख का रेंट मिलेगा। ये अल्यूरिंग लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है या नहीं लग रहा? कि 1 लाख रुपए का रेंट, साल में 12 महीने में कितना, 12 लाख रुपए का रेंट, तो कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है? 24% रिटर्न दे रहा है। वो तो एक ही साल में रिटर्न दे रहा है। तो रियल एस्टेट नो डाउट अट्रैक्टिव होता है, लेकिन हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि हम इंडिविजुअली इन्वेस्ट कर लें। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम हमारा म्यूचुअल फंड की जैसा कॉन्सेप्ट है, AIF जैसा कॉन्सेप्ट है। अलग अलग लोग आते हैं, रियल एस्टेट का एक ट्रस्ट बनाते हैं, ट्रस्ट में पैसे डाले, वो ट्रस्ट ने आगे प्रॉपर्टी खरीदी और उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम हुई सारे के सारे यूनिट होल्डर में बांट देते हैं। अच्छा, इनकम हमेशा सुनने में अच्छा लग रहा है कि इनकम होती है या नहीं होती? इनकम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आज अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने कोई लैंड खरीदा और वो मान लो रेंटल इनकम अच्छी आ रही है, 2-4 साल लैंड लीज पे रहा तो रेंटल इनकम आ रही है, फिर हम यूनिट होल्डर को पैसे दे रहे हैं। अब 5 लैंड खरीदे, उसमें से 3 लैंड तो ऐसे हैं जो लीज पे चढ़ ही नहीं पाए, तो वहां पे क्या हो रहा है, यूनिट होल्डर का पैसा आइडल पड़ा हुआ है, क्योंकि अपने को उससे कोई रिटर्न ही नहीं आ रहा, हमने लैंड खरीदा हुआ है। तो रियल एस्टेट नो डाउट अल्यूरिंग लगता है, बट उतनी आप में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रियल एस्टेट मार्केट की, तभी श्योर श्योर इन्वेस्ट करना चाहिए।
अगर अपने को पता है कि हाँ ये अभी सेक्टर बूम में, तभी इन्वेस्ट करो, अदरवाइज ये उतना ही रिस्की है जितना अल्यूरिंग लग रहा है। सेम आ रहा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रस्ट पूल ऑफ फंड जनरेट करते हैं, वो आगे इन्वेस्ट करता है। तो दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। फिर लास्ट हमारा टॉपिक आता है बैंक फाइनेंस वाला। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय बैंक? अब बैंक किस किस टाइप से लोगों को पैसे दे सकता है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स बैंक फाइनेंस, लोन होता है, ओवरड्राफ्ट होता है, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। ओके, ये सारी चीजें बैंक दो टाइप से फाइनेंस दे सकता है। एक तो फंड बेस्ड फाइनेंस होता है, एक नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड मतलब आपका लोन हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, अपनी क्रेडिट की फैसिलिटी हो गई। नॉन फंड बेस्ड मतलब बैंक आपके बिहाफ पे गारंटी इशू कर रहा है, पैसे दिए आपको अभी नहीं, गारंटी इशू की मतलब फ्यूचर में अगर कहीं गारंटी इन्वोक हुई तब पैसे दिए जाएंगे, तो वो होता है गारंटी वाला नॉन फंड बेस्ड। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे दो बाइफर्केशन किए हुए अपने, पहला आता है फंड बेस्ड, दूसरा आता है नॉन फंड बेस्ड। तो फंड बेस्ड में पहला ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में अपने अकाउंट में जितने पैसे होते हैं उससे ज्यादा हम यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और ओवरड्राफ्ट सारे लोगों को ही मिलता है या रेप्यूटेशन पे डिपेंड करता है? ज्यादातर बिजनेसमैन को मिलता है, और वो भी सारे बिजनेसमैन को नहीं। एक रेप्यूटेशन होनी चाहिए कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, सिविल स्कोर देखेंगे, तब आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी। नेक्स्ट आता है आपका कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ओके, तो कैश क्रेडिट और लोन में कुछ डिफरेंस होता है या नहीं? क्या होता है? हाँ, करेक्ट। सी, लोन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मान लो आज आपने बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया और पूरे 1 ईयर के लिए लिया, और 12% पर एनम बैंक चार्ज कर रहा है, तो बैंक एट द एंड ऑफ द डे आपसे 12 लाख चार्ज कर ही लेगा पूरे के पूरे लोन अमाउंट पे, भले ही आप उस 1 करोड़ का यूटिलाइजेशन करो या नहीं करो। लेकिन नॉर्मल बिजनेस में हमारी सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। रीजन बीइंग, हमें किसी को पैसे देने हैं तो हमारा पेमेंट भी तो आना होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ अगर हमें आज चाहिए तो कल ऐसा नहीं है कि हमारा पेमेंट नहीं आएगा, या ऐसा होगा कि हमें किसी को पेमेंट नहीं देना होगा। तो अगर आप 1 करोड़ का लोन लेते हो तो रीजन बीइंग आपको जितना इंटरेस्ट बोला है उतना इंटरेस्ट आपको चुकाना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव आप ये अमाउंट यूज करो या नहीं करो। अब 1 करोड़ का सपोज आपने लोन लिया, अगले महीने आपके पास 20 लाख रुपए कहीं से आ गए, तो उस केस में आप यूज कितना करोगे? अब 1 करोड़ में से 80 लाख यूज करोगे, तो भी आपको पूरा का पूरा 1 करोड़ पे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। एंड नेक्स्ट होता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में होता है आप एक लिमिट आपको असाइन की जाती है, एक स्टार्टिंग की प्रोसेसिंग फीस लगती है। तो कैश क्रेडिट, हम 1 करोड़ का एग्जांपल लेते हैं, 1 करोड़ का कैश क्रेडिट अगर हमने लिया तो बैंक वाले आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डाल देंगे, और आप पे इंटरेस्ट उतना ही लगेगा जितना आप यूज कर रहे हो। तो पहले मंथ मैंने खाली अगर 10 लाख विड्रॉ किया तो मेरे पे 10 लाख का इंटरेस्ट लगा। फिर नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, 5 लाख मेरे पास किसी से पैसे आने थे, तो अब भी मैं कितना यूज कर रही हूँ? सिर्फ और सिर्फ 5 लाख यूज कर रही हूँ, क्योंकि पैसे आने थे वो डिपॉजिट हो गए मेरे कैश क्रेडिट अकाउंट में। तो फिर नेक्स्ट मंथ मेरे को सिर्फ और सिर्फ 5 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। तो नॉर्मल बिजनेसमैन लोन से ज्यादा कैश क्रेडिट प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम इंटरेस्ट उतना ही पे करेंगे जितना हम पैसा यूज कर रहे हैं। तो कैश क्रेडिट में भी बैंक ज्यादा परसेंट इंटरेस्ट नहीं लगाता, कंपेरेटिवली लोन से कम ही इंटरेस्ट होता है कैश क्रेडिट पे, और आपको भी कैश क्रेडिट पॉकेट फ्रेंडली पड़ता है, इतना महंगा नहीं पड़ता। तो बेटर ऑप्शन क्या है, लोन या कैश क्रेडिट? कैश क्रेडिट ज्यादा बेटर ऑप्शन है अगर आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है और आपको पता है हमारे रिसीवेबल्स भी हैं, पेबल्स भी हैं, और वो सेट ऑफ कर देंगे एक दूसरे को। तो कैश क्रेडिट में ऐसा वन टाइम की प्रोसेसिंग फीस लगती है। मान लो 1 करोड़ का आपने कैश क्रेडिट लिया, स्टार्टिंग में जो प्रोसेस करवाने चाह रहे हो उस कैश क्रेडिट के ट्रांजेक्शन को, तो 1 लाख डिपॉजिट कर दिए, बाकी पूरे साल में कहीं 1% इंटरेस्ट लगता है, और वो भी जितना अमाउंट आप यूज कर रहे हो उस हिसाब से, बहुत माइन्यूट या मिनिमम इंटरेस्ट होता है कैश क्रेडिट पे। नेक्स्ट आता है आपका बिल फाइनेंस। बिल फाइनेंस का मतलब जो बिल डिस्काउंटिंग होती है ना, बिल रिसीवेबल पेबल हम बैंक में जाके डिस्काउंट कर लेते हैं, दैट इज बिल फाइनेंस। वहां पे भी बैंक क्या कर रहा है, आपको आज पैसे दे रहा है, आप बैंक से बिल डिस्काउंट करवा रहे हो, फिर आगे बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिससे आपको पैसे लेने थे अब वो बैंक लेके आ रहा है आपके बिहाफ पे पैसे, तो दैट इज नोन एज बिल फाइनेंसिंग।
अनदर आता है हमारा हायर परचेज फाइनेंस। इसमें क्या होता है? ईएमआई बेसिस पे आपको कुछ अगर मशीनरी खरीदनी है तो आप बैंक से हायर परचेज का अरेंजमेंट कर लेते हो, तो आप बैंक आपको एक टाइम के पैसे दे देता है, फिर आप धीरे 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 ईएमआई में पे करते जाओ और एट द एंड आपकी ओनरशिप हो जाती है। तो ये हमारी फंड बेस्ड फैसिलिटीज हैं जो बैंक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है हमारी नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी में पहला हमारा आता है दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। अब लेटर ऑफ क्रेडिट नाम सुना है? कहाँ पे? हाँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड कस्टम्स में। ओके, तो आइडिया है एलसी क्या होता है? गारंटी देता है। ओके, सी लेटर ऑफ क्रेडिट एक गारंटी जैसा ही है, लेकिन गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट में थोड़ा डिफरेंस है। जैसे अपना नीरव मोदी वाला जो भी केस हुआ था डायमंड वाला, वो लेटर ऑफ क्रेडिट की वजह से ही हुआ था। नीरव मोदी क्या कर रहा था, बाहर से डायमंड मंगाया जा रहा था और लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करवा रहा था। कौन सी बैंक इन्वॉल्व थी? पीएनबी इन्वॉल्व थी इस केस में। तो क्या हो रहा था, नीरव मोदी बाहर से डायमंड इंपोर्ट कर रहा था और लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवा रहा था बैंक से। तो वहां पे लेटर ऑफ क्रेडिट में बैंक बोलता है कि आप इनको चीजें इंपोर्ट करके दे दो, एक बार उधार पे दे दो, हम उनके बिहाफ पे आपको पे कर देंगे। तो बैंक अगर लेटर ऑफ क्रेडिट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ गारंटी, नो डाउट डिफरेंस होता है बट एज अ गारंटी ही होता है। तो यहाँ पे फिर क्या किया, नीरव मोदी तुरंत का तुरंत डिफॉल्ट नहीं कर रहा था, लेटर ऑफ क्रेडिट आ रहे थे, जा रहे थे, कैंसिल हो रहे थे। फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, नीरव मोदी ने बहुत सारे लेटर ऑफ क्रेडिट अपने नाम पे इशू करवा लिए और उसका पैसा कहीं अटक गया, तो वो बैंक को पे नहीं कर पाया। अब अगर बैंक को पे नहीं कर पाया तो एट द एंड ऑफ द डे जिससे नीरव मोदी ने डायमंड्स मंगवाए थे उनको पैसे चाहिए होंगे या नहीं? वो किसके पास जाएंगे अगर नीरव मोदी पे नहीं कर रहा? बैंक के पास जाएंगे। वो लोग गए पीएनबी के पास। अब पीएनबी ने यहाँ से बोला कि हमने तो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू ही नहीं किया। फिर यहाँ पे पीएनबी इन्वॉल्व नहीं था, उसके लोअर मैनेजर्स इन्वॉल्व थे। तो मैनेजर ने क्या किया, पीएनबी की आईडी से लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते गए और हायर अथॉरिटी पीएनबी को बताया ही नहीं। लेकिन फिर भी हुआ तो पीएनबी के साइड से इशू ना, नो डाउट मैनेजर ने नहीं बताया, तो पीएनबी को वो पेमेंट करना पड़ा लेटर ऑफ क्रेडिट का वहां पे। तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक टाइप की गारंटी ही होती है, लेकिन कब? जब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो। तो बेसिकली अगर आप इंपोर्टर हो तो दो केसेस हो सकते हैं, आप सामने वाले को या तो तुरंत का तुरंत पेमेंट करो फिर माल मंगवा लो, या फिर क्या होगा, आपके पास इतने पैसे नहीं है तो आप उसको बोलो हम बाद में पेमेंट करेंगे। तो सामने वाला आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा कि आप बाद में पेमेंट करोगे या नहीं? उसके उस केस में बैंक इन्वॉल्व होता है। तो बैंक बाहर वाले हमारे एक्सपोर्टर को बोलता है कि हम इस इंपोर्टर की गारंटी ले रहे हैं, इसकी आईडी एड्रेस सब कुछ जेन्युइन है, इसके बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं कि ये पे कर सकता है, पूरी गारंटी ले रहे हैं। फिर एक्सपोर्टर वहां से माल भेज देता है इंपोर्टर को और एक्सपोर्टर इस बैंक को डॉक्यूमेंट भी भेज देता है कि हाँ हमने माल भेज दिया इसको। फिर यहाँ पे बैंक क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट को दिखा के सामने वाले इंपोर्टर से पैसे लेके एक्सपोर्टर को दे देता है। तो यहाँ पे बैंक कुछ भी नहीं, एक मिडिलमैन का काम कर रहा है जो कि एक अश्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है दोनों पार्टी को कि ट्रांजेक्शन अच्छे से फुलफिल हो पाएगा। लेकिन अगर मान लो इस केस में इंपोर्टर पैसे नहीं पे कर पा रहा तो एक्सपोर्टर सीधा का सीधा बैंक का कॉलर पकड़ सकता है। तो दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। नीचे डायग्राम में भी वही समझाया हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक दैट कम्स अप इज बैंक गारंटी। अब लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या हो रहा है, सारा का सारा ट्रांजेक्शन प्लान होना चाहिए। अगर प्लान ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तभी बैंक की चीजें इन्वोक होती हैं। बैंक गारंटी अलग अलग टाइप की हो सकती है। पहला बैंक गारंटी है हमारी दैट इज फाइनेंशियल गारंटी। तो फाइनेंशियल गारंटी एक बार रीड कर लेते हैं। A financial guarantee is an agreement that guarantee a debt will be repaid to a lender by another party if the borrower default. The banker issue the guarantee in favor of the government department against caution deposit or earnest money to be deposited by the bank client. At the request of the customer in lien of the caution deposit or earnest money, the bank issue a guarantee in favor of a government department. This is the example of financial guarantee. This type of guarantee helps the banker customer to bid for a contract without depositing actual money. In case if the contractor does not take up the awarded contract, then the government department could invoke the guarantee and claim the money from the bank. इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो फाइनेंशियल गारंटी, ऑब्वियसली फाइनेंस लिखा हुआ है मतलब पैसों से रिलेटेड गारंटी है। ये जनरली कब होती है,
जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टेंडर्स निकालते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर टेंडर बिड करते हैं। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर टेंडर बिड कर रहा है तो उसको एक अर्नेस्ट अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है इनिशियली। वो क्यों डिपॉजिट करना पड़ता है? एज अ श्योरिटी, क्योंकि टेंडर गवर्नमेंट जब भी देती है बहुत ह्यूज अमाउंट का देती है, तो एज अ श्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। अब कॉन्ट्रैक्टर को उस टेंडर अर्नेस्ट डिपॉजिट के साथ साथ बैंक की गारंटी भी लेके आनी पड़ती है कि मैं उतना लायबल हूँ कि आप मेरे को टेंडर दो और मैं कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर दूं। मेरे पास उतने फाइनेंशियल अरेंजमेंट है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के लिए केपेबल हूँ। तो यहाँ पे बैंक गारंटी किसके बिहाफ पे किसको दे रहा है? बैंक कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पे गारंटी गवर्नमेंट को दे रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर अगर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ और ये ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाया तो आप इन्वोक कर लेना, हम लायबल होंगे। और इस गारंटी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर एक्चुअली में बिड कर पाता है। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्टर को एक हैवी अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता, जो अब डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बैंक बीच में आके कॉन्ट्रैक्टर की गारंटी ले रहा है। तो दैट इज फाइनेंशियल गारंटी। अनदर कम्स इज परफॉर्मेंस गारंटी। तो परफॉर्मेंस गारंटी जैसा इसका नेम बोल रहा है वही है, मतलब करेक्ट। तो परफॉर्मेंस गारंटी में यही होता है कि हम गारंटी लेते हैं ये बंदा वो काम करेगा ही, अगर नहीं काम कर रहा है तो आप गारंटी इन्वोक कर दो, हम आपको पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ गारंटी आता है, दैट इज डिफर्ड पेमेंट गारंटी। डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, बाद में करना, मतलब पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। अब जैसे पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट में हो गया, तो पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, बैंक गारंटी देती है इंस्टॉलमेंट में पे करने का। मान लो आपने आज कोई कार खरीदी और आपने कार कंपनी के साथ ईएमआई का टाई अप किया, उसके साथ आपको एक बैंक गारंटी भी लगानी पड़ती है कि आप अगर ईएमआई कंटिन्यूअसली पे कर रहे हो तब तो ठीक है, आपने कहीं ईएमआई का डिफॉल्ट किया तो आपके बिहाफ पे ईएमआई अब कौन पे करेगा? बैंक पे करेगा, और वो भी एक साथ नहीं पे करेगा, वो भी ईएमआई के फॉर्म में ही पे करेगा वैसा। तो यहाँ पे हमारी कौन सी गारंटी, डिफर्ड पेमेंट गारंटी में ये होता है कि बैंक आपके बिहाफ पे पे करेगा और बैंक आपसे पैसे रिकवर कर लेगा, और बैंक भी ईएमआई के फॉर्म में ही पे करेगा, लमसम पेमेंट नहीं करेगा। लेकिन फाइनेंशियल गारंटी में क्या था, एक टाइम का लमसम पेमेंट ही था, यहाँ पे पेमेंट पार्ट्स में है, दैट इज डिफर्ड गारंटी। रीड कर लेते हैं। It is clear from the name of the bank guarantee that under this guarantee, the banker guarantees the payment of installment is spread over a period of time. Here, the bank undertake to make the payment of installment payable by the buyer of the capital goods, such as machinery, on a long-term credit given by the supplier. Normally, advance payment up to 10-15% of the price of the capital goods is made by the borrower. ये तो होता ही है कि आप अगर कभी भी कोई ईएमआई पे चीज लेके आ रहे हो, पहले आप डाउन पेमेंट करोगे, फिर कुछ ईएमआई स्टार्ट होगा, तो डाउन पेमेंट 10-15% एक रेंज का आपकी पॉकेट से जाएगा, फिर ही ईएमआई स्टार्ट होगा। 15% next. The balance amount with the interest is payable in the installment is spread over 1 to 5 years. The supplier accordingly draws a bill on different dates, which are accepted by the borrower and further co-accepted by the banker. On every due date, the buyer's bank make the payment of the bill to the supplier, irrespective that there is a balance in a borrower's account or not. Next आता है, the bank secures such guarantee by creating the charge over the asset purchased. अब बैंक ये गारंटी आपको कब देता है, जब आप जो असेट परचेज कर रहे हो, जिसकी ईएमआई की बात चल रही है, जब तक बैंक पैसे देगा, जब तक गारंटी इनवोक में है, तब तक बैंक का उस असेट के ऊपर चार्ज रहेगा। आप सारी इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम पे कर दो तो वो असेट फ्री ऑफ चार्ज हो जाएगी, आपके कंट्रोल में पूरी आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? ओके, आज इतना ही रखते हैं। कहाँ पे? अच्छा, ओ वेट, जस्ट लेट मी सी। कहाँ पे? लेटर ऑफ क्रेडिट के नीचे की डेफिनेशन। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, सी, लेटर ऑफ क्रेडिट, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, ये एक लेटर ऑफ क्रेडिट का ही टाइप है, और ये स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब तुरंत का तुरंत आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वैसा होता है। हाँ, सी, लेटर ऑफ क्रेडिट में बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स और वेरीफाई करने के बाद पेमेंट होता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट में आपको जैसे ही उन्होंने इन्वोक किया लेटर ऑफ क्रेडिट, आपको तुरंत पेमेंट करना पड़ता है विदाउट एनी वेरिफिकेशन और समथिंग।
तो ये यहाँ पे भले ही नोट डाउन नहीं करो तो भी चलेगा, पूरे के पूरे इतने डिटेल में चैप्टर है कि एक एक वर्ड लिटरली, लेटर ऑफ क्रेडिट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है, पूरे चार्ट के साथ ये चैप्टर्स है।